Assalamu alaikum students. As you know that we are discussing week number 8, that is motivation from concepts to applications, and in this video we are going to start a new topic, that how can we use pay to motivate our employees, how employees can be motivated by increasing their pay packages or by increasing their remuneration, or we can say salary. सो पे के थ्रू आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं. नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है दैट पे इज़ अ फैक्टर और पे इज़ एन एलिमेंट दैट मोटिवेट्स पीपल, बट कंपनीज ऑफन अंडर एस्टिमेट इट्स इम्पॉर्टेंस. नॉर्मली ये जो आपकी डिफरेंट कंपनीज होती हैं या जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे नॉर्मली अंडर एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सैलरी पैकेजेस और पे पैकेजेस. जो पे रेट्स हैं आपके पास, कंपैरेटिव पे रेट्स, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू परसीव्ड जस्टिस. मींस अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन और बीइंग अ मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू आर पेइंग कंपैरेटिव पे रेट्स टू योर एम्प्लॉयज़, कंपैरेटिव मींस आप कंपैरिजन कर रहे हैं प्रॉपर्ली, आप मार्केट में गए हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन की है दैट व्हाट अदर कंपनीज आर पेइंग टू देयर एम्प्लॉयज़ और व्हाट अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर पेइंग टू देयर एम्प्लॉयज़, एंड उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं अपने पे रेट्स, और उसकी बेसिस पे आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो पे पैकेजेस हैं वो डिसाइड करते हैं. तो फिर हम कह सकते हैं कि जो आपके पे रेट्स होंगे, क्योंकि कंपैरिजन की बेस पे आपने डिसाइड किए हैं, तो दोज पे रेट्स वुड बी रिलेटेड टू योर परसीव्ड जस्टिस. मींस जस्टिस पे बेस्ड होंगे, वो जस्टिस जो कि आपके एम्प्लॉयज़ परसीव कर रहे हैं उस जस्टिस पे बेस्ड होंगे, और वो आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में काफ़ी हेल्प आउट करेंगे, बिकॉज दे विल कंसिडर इट देयर रिवॉर्ड, कि हमें हमारे काम का, हमारे एफर्ट का रिवॉर्ड मिल रहा है. और an environment of justice would be maintained in the organization. नॉर्मली जो स्टडी कंडक्ट हुई है उससे पता चला है दैट 45% ऑफ एम्प्लॉयर्स थॉट पे वॉज अ की फैक्टर इन लूजिंग टॉप टैलेंट. मींस जो आपके 45% एम्प्लॉयर्स हैं वो ये सोचते थे कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को ठीक तरीके से पे नहीं दी जा रही, तो आप अपने उन एम्प्लॉयज़ को लूज़ कर सकते हैं. दे विल स्विच टू अदर जॉब्स, दे विल स्विच टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड 71% ऑफ टॉप परफॉर्मेंस कॉल्ड इट अ स्ट्रॉन्ग रीज़न, विच मीन्स कि आपके पास जो 71% हैं टॉप परफॉर्मर्स, मीन्स जो हार्ड वर्कर्स हैं या जो आप कह सकते हैं बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से 71% ये सोचते हैं कि अगर उनको अच्छी पे नहीं मिलती या उनको अच्छा सैलरी पैकेज नहीं मिलता, so they prefer to shift towards the other organization. So now you can realize the importance of pay packages, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, if employee is working in an organization, so definitely he is demanding something from that organization, he has some expectations from that organization. So in this topic we have to study that, we will consider that what to pay employees, what we are going to pay to employees. We have to establish a pay structure कि हमने उनको कितना पे करना है अपने एम्प्लॉयज़ को. सेकेंड इज़ दैट हाउ टू पे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़. अब इंडिविजुअली जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को देखते हैं, सो बीइंग अ मैनेजर हमने उनको कितना पे करना है, हमारे कोई वेरिएबल पे प्लान्स हैं या नहीं हैं, या हमारे कोई डिफरेंट हमने प्लानिंग की हुई है रिलेटेड टू पेइंग टू आवर एम्प्लॉयज़. थर्ड इज़ दैट व्हाट बेनिफिट्स एंड चॉइसेस टू ऑफ़र, लाइक कोई फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करने वाले हैं अलॉन्ग विद पे, वेदर वी आर गोइंग टू ऑफ़र सम अदर बेनिफिट्स टू आवर एम्प्लॉयज़ और नॉट. एंड नंबर फोर्थ इज़ दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स. मीन्स अपार्ट फ्रॉम salary packages and apart from other benefits, are we offering any kind of recognition programs to our employees in order to increase their motivation level, so that they can work with motivation and they can devote themselves towards the success of the organization or not. So first question is that what to pay to employees. Like we have to establish a pay structure. Being an organization, हमने एक pay structure को establish करना होगा, so that we can realize that हम अपने employees को क्या pay कर रहे हैं और हमें अपने employees को क्या pay करना चाहिए. So establishing a pay structure का मतलब ये है, it is basically a process of initially setting pay levels. क्योंकि आपने पे लेवल्स जो है सेट करने होते हैं, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप पे लेवल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए. इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इंटरनल इक्विटी गेन कर लेते हैं. इंटरनल इक्विटी मीन्स द वर्थ ऑफ अ जॉब टू द ऑर्गेनाइजेशन.
आपने इंटरनल इक्विटी को माइंड में रखते हुए अपने एम्प्लॉयज़ की के पे पैकेजेस को डिसाइड करना होता है। इंटरनल इक्विटी का मतलब ये है कि जॉब की इंटरनल वर्थ क्या है, जॉब की वैल्यू क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपने जिस जॉब के लिए, जिस पोस्ट के लिए एम्प्लॉय को हायर किया है, उस जॉब की, उस पोस्ट की क्या वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के नज़र में, और उस वैल्यू को देखते हुए, उस पोजीशन को देखते हुए आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी डिसाइड करते हैं। बेसिकली ये जो आप इंटरनल इक्विटी का प्रोसेस है, इट इज़ यूजुअली इस्टेब्लिश थ्रू अ टेक्निकल प्रोसेस कॉल्ड जॉब इवैल्यूएशन। बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब्स ऑफ़र कर रही है, आप उन जॉब्स को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं बीइंग अ मैनेजर, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस जॉब की क्या वैल्यू है, किस जॉब की क्या सिग्निफिकेंस है, और उस सिग्निफिकेंस को माइंड में रखते हुए, उस इम्पॉर्टेंट रोल को माइंड में रखते हुए आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को डिसाइड करते हैं। एंड सेकंड इज़ एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी मीन्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस पे रिलेटिव टू पे इन इट्स इंडस्ट्री। जब भी आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पैकेजेस को डिसाइड करेंगे, आपने 2 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। फर्स्ट यू हैव टू सी इंटरनल इक्विटी एंड देन यू हैव टू सी एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी का मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब ऑफ़र कर रही है एम्प्लॉयज़ को, उस जॉब की वैल्यू क्या है, उस जॉब की वर्थ क्या है। उस जॉब की वर्थ को देखते हुए आप सैलरी पैकेज डिसाइड करते हैं कि लेट्स सपोज़ ऑपरेशनल मैनेजर की जॉब है, तो इस लिहाज से आपके एम्प्लॉय को आप कितनी सैलरी देंगे। या लेट्स सपोज़ अकाउंट ओपनिंग की पोस्ट है, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आप अपने एम्प्लॉयज़ को आपको कितने जो है पे देनी चाहिए। या लेट्स सपोज़ ही इज़ अ सीनियर ऑडिटर, तो उस हिसाब से कितना देना चाहिए उसको आप देंगे। या लेट्स सपोज़ ही इज़ अ सीनियर प्रोफेसर, तो उस हिसाब से पे पैकेज क्या होना चाहिए। सो दिस इज़ नोन एज इंटरनल इक्विटी। मीन्स आप जॉब की वैल्यू को देखते हैं, जॉब की वर्थ को देखते हैं, उसको देखते हुए आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब ये है, आप जॉब की वर्थ को तो देखेंगे, साथ ही साथ बीइंग अ मैनेजर आप देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इस सेम पोजीशन के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को कितने जो है कितना उनको पे कर रही है, उनकी सैलरी क्या रखी हुई हैं। लेट्स सपोज़ दिस इज़ HBL बैंक, और HBL बैंक ने डिसाइड करना है कि हम अपने ऑपरेशनल मैनेजर या मैनेजर ऑपरेशन को क्या पैकेज दें। तो अब लेट्स सपोज़ अगर HBL ने इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी पे चलना है, तो इंटरनल इक्विटी को तो देखते हुए HBL ये डिसाइड करेगा दैट दिस इज़ द पोस्ट ऑफ मैनेजर ऑपरेशन। तो मैनेजर ऑपरेशन के लिए डेफिनेटली हाई सैलरी होती है एज़ कम्पेयर टू अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर और एज़ कम्पेयर टू जनरल बैंकिंग ऑफिसर। इन दोनों के मुकाबले में जो आपके पास ऑपरेशन मैनेजर की सीट होती है वो बिट हायर होती है, लेस देन मैनेजर्स पोस्ट बट बिट हायर देन अदर जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स पोस्ट। तो आपने सबसे पहले तो इंटरनल इक्विटी को माइंड में रख लिया कि इस जॉब की, इस पोजीशन की वैल्यू क्या है बैंक के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू सी द एक्सटर्नल इक्विटी एज वेल। अब HBL क्या करता है, वो देखता है कि बाकी जो बैंक्स हैं वो अपने अपने ऑपरेशन मैनेजर्स को क्या पे पैकेजेस दे रहे हैं, वो कितना पे कर रहे हैं अपने ऑपरेशन मैनेजर्स को। उस चीज़ को माइंड में रखते हुए HBL डिसाइड करता है कि हमने अपने ऑपरेशन मैनेजर को इतना हमें पे करना चाहिए। सो जब भी आपने बीइंग अ मैनेजर, जब भी आपने पे स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है ऑर्गेनाइजेशन में, सो यू हैव टू consider these 2 points, these 2 elements, and on the basis of these 2 factors you have to decide the pay package of your employees or your workers. Then pay more and you may get better qualified, more highly motivated employees who will stay with the organization longer. जितना आप ज़्यादा पे करेंगे, that's a general rule that the more you are paying to your employees, so the longer they will stay with the organization, and the highly they would be motivated while doing their jobs. So 126 large organizations found employees who believed they were receiving a competitive pay level, had higher morale and were more productive, and customers were more satisfied as well. एक स्टडी कंडक्ट हुई है जिससे पता चला है कि 126 लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज़ थे, जब वो कॉम्पिटिटिव पे लेवल रिसीव कर रहे थे, मींस उनको अच्छे पे पैकेजेस प्रोवाइड किए जा रहे थे, तो वो हाई मोरल के साथ काम कर रहे थे, मोटिवेटेड होकर काम कर रहे थे, और उनके कस्टमर्स भी उनसे ज़्यादा सेटिस्फाइड थे ऐसे एम्प्लॉयज़ से। ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियसली व्हेन दे आर वर्किंग हार्ड
and when they are showing high morale and when they are showing high productivity, they are showing more commitment towards the organization, so the customers would definitely be satisfied from that organization, from those employees. So that's the basic rationale. So आपने ये डिसाइड करना होगा कि आप कि एम्प्लॉयज़ का पे पैकेज क्या होना चाहिए. बेसिकली इट्स एन आर्ट एंड इट्स एन साइंस. यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डू डीप थिंकिंग, you have to take a better decision based on justice and based on internal equity as well as external equity. जो second question है हमारा, that is how to pay. Rewarding individual employees through variable pay programs. अब बात आती है कि ठीक है आपने पे पैकेजेस अपने एम्प्लॉयज़ को देने हैं, बट इन व्हाट फॉर्म्स यू कैन पे योर एम्प्लॉयज़, कौन कौन से तरीक़ों से आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर सकते हैं. सो बेसिकली हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे हैव वेरिएबल पे प्रोग्राम्स. उनके जो पे प्लान्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और उसकी बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअली किस एम्प्लॉय को कितना पे करना चाहिए. Because variable pay plans focus on performance rather than seniority. जो variable pay programs होते हैं वो seniority पे ज़्यादा based नहीं हो रहे होते. Seniority means जो आपका senior employee है उसकी ज़्यादा salary होनी चाहिए, फिर उससे कम जो है उसकी थोड़ी कम होनी चाहिए, और फिर जो बिल्कुल bottom पे है उसकी सबसे कम होनी चाहिए. तो variable pay programs जो हैं इसके against हैं. वो ये कहते हैं कि seniority पे आपकी salary based नहीं होनी चाहिए. Employees को सीनियरिटी की बेस पे सैलरी नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनको उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे सैलरीज देनी चाहिए. उनके पे पैकेजेस उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे डिसाइड होने चाहिए. अगर ऐसा होगा, अगर परफॉर्मेंस की बेस पे एम्प्लॉयज़ को पे किया जाएगा, सो इट विल इन्हांस देयर मोटिवेशन लेवल. एंड अगर आपके वेरिएबल पे प्रोग्राम्स पुअरली डिज़ाइंड हैं organizational level pay, so it may create problem for the whole organization as well as for the employees. So you have to think deeply कि आपके जो पे प्रोग्राम्स वेरिएबल पे प्रोग्राम्स हैं आपने उनको कैसे डिज़ाइन करना है ताकि इंडिविजुअली आप हर एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से कंपनसेट कर सकें. अब हमारे पास कुछ वेरिएबल पे प्रोग्राम्स में कुछ आपके पास टाइप्स आती हैं कि आप इन टाइप्स को माइंड में रखते हुए अपने एम्प्लॉयज़ के पे पैकेजेस को डिसाइड कर सकते हैं. ग्लोबल आपको ओवरव्यू बताया गया है. ग्लोबली अराउंड 80% ऑफ कंपनीज ऑफर सम फॉर्म ऑफ वेरिएबल पे प्लान. 80% कंपनीज ग्लोबल वाइज, हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, 80% कंपनीज वेरिएबल पे प्लान को फॉलो करती हैं. इन लैटिन अमेरिका मोर देन 90% ऑफ कंपनीज ऑफर सम फॉर्म ऑफ वेरिएबल पे प्लान. लैटिन अमेरिका में मोर देन 90%, आप देख सकते हैं, मोर देन 90% ऑफ कंपनीज ऑफर सम फॉर्म ऑफ वेरिएबल पे प्लान, बट स्टिल द रिजल्ट्स ऑफ वेरिएबल पे प्लान्स आर मिक्स्ड. कहीं पे कहा जाता है कि ये वेरिएबल पे प्लान्स अच्छे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करने चाहिए. कुछ कॉन्टेक्स्ट में कुछ रिसर्च स्टडीज़ ये कहती हैं कि अच्छे नहीं होते. फिक्स्ड पे प्लान्स होने चाहिए व्हेन वी आर गोइंग टू पे टू आवर एम्प्लॉयज़, बट रिजल्ट्स आर मिक्स्ड. सो दैट्स वाई हम वेरिएबल पे प्लान्स या वेरिएबल पे प्रोग्राम्स भी पढ़ेंगे, study करेंगे, so that we may get to know that how can an organization pay to its employee on individual basis. individually कैसे treat कर सकते हैं अपने employees को आप. so the first way is piece rate pay. piece rate pay का ये मतलब है कि एक एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना काम कर रहा है उस काम की बेस पे ही उसको आप पे करेंगे. इफ़ ही इज़ वर्किंग लेस तो आप उसको लेस पे करेंगे. इफ़ ही इज़ शोइंग मोर हार्ड वर्क एंड ही इज़ शोइंग मोर एफर्ट्स इन अ सर्टन वर्क, सो यू विल पे हिम हायर. सो आपने काम को देखते हुए, टास्क को देखते हुए, उस एम्प्लॉय की एफ़र्ट्स को देखते हुए और जितने वर्किंग आवर्स वो वहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड कर रहा है, इस चीज़ को देखते हुए आप उसकी पे डिसाइड करेंगे. लेट्स सपोज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्किंग आवर्स हैं, लेट्स सपोज़ 12 वर्किंग आवर्स हैं और 12 वर्किंग आवर्स में से एक एम्प्लॉय है वो 5 आवर्स काम कर रहा है. तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप, अगर आपका एम्प्लॉय 5 आवर्स काम कर रहा है तो लेट्स सपोज़ आप उसे 100 पर आवर दे रहे हैं, 100 रुपीज़ पर आवर. या लेट्स सपोज़ वो 10 आवर्स काम कर रहा है तो उस हिसाब से आप उसको ज़्यादा सैलरी देंगे. या लेट्स सपोज़ वो 12 के 12 आवर्स काम कर रहा है तो फिर उस हिसाब से उसका सैलरी पैकेज हाईएस्ट होगा डेली बेसिस पे. सो द बॉटम लाइन इज़ दैट पीस रेट में आप
अपने एम्प्लॉय को उसकी प्रोडक्टिविटी की बेस पे या उसकी एफ़र्ट्स की बेस पे देते हैं, पे उसकी डिसाइड करते हैं। वो जितना काम करेगा उस हिसाब से उसकी पे होगी। अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स पुट कर रहा है, तो उसी हिसाब से आप उसकी सैलरी को या उसकी पे को भी इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अगर वो कम काम कर रहा है तो उसी हिसाब से, लेट्स सपोज़ आपका अपने एम्प्लॉय के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है दैट इफ़ यू आर गोइंग टू डिज़ाइन वन ड्रेस सो यू विल बी पेड 200 रुपीज़ फॉर दैट, एंड इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग 2 ड्रेसेस यू विल बी पेड 400 रुपीज़ फॉर दैट। अब ये आपके एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है कि वो एक दिन में एक ड्रेस डिज़ाइन कर सकता है, 2 ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकता है, या मोर देन 2 ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकता है। ये उस पर बेस करेगा, उसी हिसाब से उसका पे पैकेज भी इंक्रीज़ होता जाएगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ piece rate pay. The next way, the next method of variable pay program is merit based pay. Merit based pay plan pays for individual performance based on performance appraisal ratings. The main advantage is that high performers can get better raises. Means जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बेटर होगी उसको ज़्यादा पे मिलेगी, ज़्यादा उसका पैकेज होगा एज़ कम्पेयर टू द एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। एक ऑर्गेनाइजेशन में जिस एम्प्लॉय की जैसी परफॉर्मेंस होगी उसी की बेस पे उसको पे किया जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो आपके पास मेरिट बेस्ड पे होता है ये एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। आप देखते होंगे ऑर्गेनाइजेशंस में एनुअल बेस पे आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है और फिर उसी हिसाब से आपका पे पैकेज डिसाइड किया जाता है। नॉर्मली ईयर एंड पे जो इंक्रीमेंट आता है, इफ़ योर एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग वेल तो आप उनको इंक्रीमेंट देते हैं और उनके पे पैकेजेस में इंक्रीज़ लेकर आते हैं। बट आप अगर ऑब्ज़र्व करते हैं कि थ्रू आउट द ईयर इस एम्प्लॉय ने अच्छे तरीके से काम नहीं किया या बस हिज परफॉर्मेंस वाज एवरेज, तो उस बेसिस पे फिर आप उसकी जो सैलरी पैकेज होता है वो भी एवरेज ही रखते हैं। तो मेरिट बेस्ड पे में ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे सैलरी दे रहे हैं कि वो जिस तरीके से परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से उसकी सैलरी होगी। और नॉर्मली ये जो मेरिट बेस्ड पे होती है ये एनुअल अप्रेजल्स की बेस पे ही होती है। एनुअल बेस पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को जज करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो एनुअली उन्होंने थ्रू आउट द ईयर उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस शो की थी। अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो की थी, अप टू द मार्क थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, तो आप उनकी सैलरी पैकेजेस में इंक्रीमेंट लेकर आते हैं। और अगर उनकी परफॉर्मेंस एवरेज रही थ्रू आउट द ईयर तो उसी हिसाब से उनका सैलरी पैकेज आप डिसाइड करते हैं। और अगर उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर पुअर थी, दे वर नॉट वर्किंग वेल, तो फिर आप उनकी पे पैकेजेस में कोई इंक्रीमेंट लेकर नहीं आते। सो दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया बिहाइंड मेरिट बेस्ड पे। मेरिट की बेस पे आपने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को डिसाइड करना होता है, बिकॉज इन दिस केस एम्प्लॉयज़ आर पेड फॉर देयर परफॉर्मेंस। और जब एम्प्लॉयज़ को ये पता हो कि हमें हमारी परफॉर्मेंस की बेस पे सैलरी में हमारी इंक्रीज़ आएगा, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्क विथ मोटिवेशन। Then we have the concept of bonuses. An annual bonus is a significant component of total compensation for many jobs. The incentive effects of performance bonuses should be higher than those of merit pay, because rather than paying for performance years ago that has rolled into current base pay, bonuses reward recent performance. Bonuses normally recent performance को देखते हुए दिए जाते हैं। Means ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अरसे से काम कर रही है, लेकिन रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ने कोई माइलस्टोन अचीव किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अचीव की है, या ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अचीव किए हैं, या जो कस्टमर्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को बहुत हाईली डिमांड कर रहे हैं, तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन वेल कंटेंटेड होके सेटिस्फेक्शन फील करके ये डिसाइड करती है कि इस ईयर हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोनसेस ऑफ़र करेंगे बिकॉज दे हैव शोन वेरी गुड परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे गई है एंड नाउ मोर एंड मोर कस्टमर्स आर डिमांडिंग आवर प्रोडक्ट। तो जो आपके बोनसेस आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करते हैं वो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस की बेस पे होते हैं कि रिसेंटली एम्प्लॉयज़ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो की है इस साल, या लेट सपोज़ पिछले कुछ मंथ्स से आपके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है आपके एम्प्लॉयज़ की एफ़र्ट्स की वजह से, आपके एम्प्लॉयज़ की इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की वजह से। तो आप डिसाइड करते हैं कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू ऑफ़र बोनसेस टू आवर एम्प्लॉयज़। तो बोनस का ये कॉन्सेप्ट है कि इट इज़ ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीसेंट परफॉर्मेंस। बोनसेस बेसिकली रिवॉर्ड दी रीसेंट परफॉर्मेंस। और जहाँ पे कुछ टाइम ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में दैट द परफॉर्मेंस
इज़ वर्स्ट और द परफॉर्मेंस इज़ डिटेरियरेटिंग, तो उस केस में फिर आप वही बोनसेस कट भी कर सकते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ के पे पैकेज से. So depending upon the overall functioning of the organization, so that's why it's also considered as a motivating factor. Next we have skill based pay. As the name indicates, skill based pay is also known as competency based or knowledge based pay, and it is an alternative to job based pay that centers pay level on how many skills employees have or how many jobs they can do. मीन्स जिस एम्प्लॉय के पास जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे, जितने ज़्यादा टास्क वो हैंडल कर सकता है, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को वो टैकल कर सकता है, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है, जितना वो ख़ुद को ऑर्गेनाइजेशन में इन रख रहा है, जितना ओवरलोड उस हुआ है, वो जितना बर्डन उसने लिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके सर पे ज़्यादा हैं, एंड ही इज़ मैनेजिंग मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट डेफिनेटली इज़ गोइंग टू गेट हाई पैकेज फॉर दैट. सो स्किल बेस्ड पे मीन्स कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को उनके स्किल्स, उनके टैलेंट्स और उनकी कॉम्पिटेंसीज़ की बेस पे उनका पे पैकेज डिसाइड कर रहे हैं. आपके कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, उनको बहुत से उनके पास बहुत नॉलेज है और उनको वो एट अ टाइम मोर देन वन टास्क हैंडल कर सकते हैं, और एट अ टाइम वो डिफरेंट सीट्स को हैंडल कर सकते हैं, डिफरेंट पोजीशंस को हैंडल कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और एज़ कम्पेयर टू अदर एम्प्लॉयज़, सो डेफिनेटली देयर पे इज़ गोइंग टू बी हायर देन अदर एम्प्लॉयज़. या लेट्स सपोज आपका एक एम्प्लॉय है, ही हैज़ गॉट गुड स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सो ही इज़ performing duties of a lecturer as well as he is also a coordinator, so वो dual functions perform कर रहा है, तो हो सकता है उसके इन skills की base पे उसका salary package organization high decide करती है. So this is skill based pay. So इससे एक तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, दूसरा ये कि दे आर कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग देयर स्किल्स. वो चाहते हैं कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स आएँ, दे में हैव लर्निंग ऑन डेली बेसिस, डे बाय डे उनकी लर्निंग में इंक्रीज़ आए, उनके नॉलेज में इंक्रीज़ आए, एंड दे में डेवलप न्यू स्किल्स सो दैट दे कैन गेट कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेजेस. Then we have profit sharing plans. Profit sharing plan distributes compensation according to some established formula designed around a company's profitability. प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स का ये मतलब है कि अगर एक कंपनी है वो जितना प्रॉफिट अर्न करेगी तो एक फार्मूला की बेस पे वो कुछ ना कुछ उसमें से सर्टन पोर्शन वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी देती है. जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न होता है, उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कस्टमर्स उसको बहुत परचेज़ कर रहे हैं, उस कंपनी की सेल्स बहुत हाई जा रही हैं, वो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी जो है शेयर करती है, कुछ पोर्शन उस प्रॉफिट का एम्प्लॉयज़ के साथ भी शेयर किया जाता है. वो फार्मूला कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किस फार्मूले के थ्रू, क्या फार्मूला डिज़ाइन करती है जिसके थ्रू वो प्रॉफिट शेयर करेगी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ. बट जब कंपनी वेल रिप्यूटेड होती है और उसकी सेल्स बहुत हाई होती हैं, वो प्रॉफिट अर्न करती है और उस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करती है, तो इससे उनकी सैलरी पैकेजेस में इंक्रीज़ आता है, एंड दिस इज़ नोन एज प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स. सो ये डिपेंड करता है कि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसकी सेल्स अच्छी होंगी, तभी वो प्रॉफिट अर्न करेगी. सो दैट्स वाई एम्प्लॉयज़ फील मोटिवेशन कि अगर वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, इफ़ देयर परफॉर्मेंस इज़ अप टू द मार्क एंड दे आर शोइंग गुड परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली कंपनी की जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे, और जब कंपनी की सेल्स हाई होगी तो डेफिनेटली द कंपनी इज़ गोइंग टू अर्न प्रॉफिट. और एम्प्लॉयज़ को ये पता है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो डेफिनेटली कंपनी इज़ गोइंग टू शेयर दोज प्रॉफिट्स विद अस. सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्क विद मोटिवेशन सो दैट they may also have certain portion of profit along with their pay packages. Pay packages के साथ साथ उनको कुछ profit भी मिले, वो हमेशा ये चाहेंगे. So that's why they work with motivation. तो ये भी एक अच्छा step है कि अगर एक organization ये decide करती है कि वो profit अगर earn करेगी तो उसे अपने employees के साथ share करेगी. So this factor also increases the motivation level of employees. Okay. प्रॉफिट शेयरिंग में जब आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, सो प्रॉफिट कैन बी डायरेक्ट कैश आउटलेस, डायरेक्ट आप उनको कैश के फॉर्म में पे कर सकते हैं जैसे कि टॉप मैनेजर्स को, या एलोकेशंस ऑफ स्टॉक ऑप्शंस.
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो अपने मैनेजर्स हैं उनको आप स्टॉक ऑप्शंस दें कि आप जो है ओनर बन सकते हैं। हमारी ये जो कंपनी है, हमारी कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो की है, हमने प्रॉफिट अर्न किया है और एज अ रिज़ल्ट यू कैन हैव शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। आप भी इस कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं एट अ वेरी लो रेट। तो प्रॉफिट शेयरिंग इस फॉर्म में भी हो सकती है, क्योंकि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को साइकोलॉजिकल ओनरशिप प्रोवाइड करते हैं सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्क विद मोटिवेशन। उन्हें पता है कि अब हम ओनर भी हैं एम्प्लॉयज़ के साथ साथ, अब हम ओनर भी हैं इस कंपनी के, इस ऑर्गेनाइजेशन के। सो डेफिनेटली वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स in order to make this organization even more successful. Then we have gain sharing. Gain sharing is a formula based group incentive plan that uses improvements in group productivity or reductions in waste from one period to another to determine the total amount of money allocated. गेन शेयरिंग मीन्स ये आप एक स्पेसिफिक ग्रुप के पे पैकेज में इंक्रीज़ लेकर आते हैं जब आप देखते हैं कि उस एक स्पेसिफिक ग्रुप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है और वो ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट कर रही है, या एक स्पेसिफिक ग्रुप है उसने वेस्ट रिडक्शन में, इस ऑर्गेनाइजेशन की वेस्ट रिडक्शन में काफ़ी हेल्प आउट किया है, रिसाइकलिंग में या रीडिज़ाइनिंग में काफ़ी हेल्प आउट किया है, तो आप जो है गेन शेयरिंग भी कर सकते हैं। मतलब उनके साथ जो आपको आपकी इनकम जनरेट हुई है वो इनकम आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग में ये डिफरेंस है। प्रॉफिट शेयरिंग में आपकी सेल्स हाई हुई हैं, आपकी इनकम जनरेट हुई है और वो इनकम आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर रहे हैं। गेन शेयरिंग में ऐसा होता है सेल्स हाई नहीं हुई बल्कि आपकी जो ग्रुप प्रोडक्टिविटी है वो बहुत इम्प्रूव हुई है, या फिर जो एक्स्ट्रा वेस्टेज था या जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे थे वो कट डाउन हो गए या रिड्यूस हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके पास इनकम बच रही है और वो उस इनकम को आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसे आप गेन शेयरिंग कह सकते हैं। तो गेन शेयरिंग में 2 फैक्टर्स आ सकते हैं, या तो आपकी ग्रुप ने, आपका जो एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है उसने प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट शो की है, और या तो उन्होंने वेस्ट रिडक्शन में इस ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी हेल्प आउट किया है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे उनको कट डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास इनकम बच गई है, कुछ इनकम जनरेट रह गई है, जो रिमेनिंग्स रह गई हैं, तो वो रिमेनिंग्स ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर सकती है और उनको पे पैकेजेस में इंक्रीज़ प्रोवाइड कर सकती है। देन वी हैव एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। एन एम्प्लॉय stock ownership plan is a company established benefit plan in which employees acquire stock often at below market prices as part of their benefits. एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स का ये मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अलॉन्ग विद दैट यू आर ऑल्सो ऑफरिंग देम शेयर्स, आप उनको शेयर्स दे रहे हैं या स्टॉक ऑप्शंस कि आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं एट लो प्राइसेस। मींस मार्केट का जो रेट चल रहा है, लेट सपोज एक शेयर की प्राइस मार्केट में है 100 रुपीज़, बट आप अपने एम्प्लॉयज़ को माइंड में रखते हुए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ये कंसेशन कर रहे हैं कि आप उनको वो शेयर जो कि मार्केट में 100 रुपीज़ पे सेल आउट हो रहा है वो आप अपने एम्प्लॉय को 60 रुपीज़ पे दे रहे हैं, और वो एम्प्लॉयज़ 60 रुपीज़ पे उन शेयर्स को परचेज़ कर रहे हैं। सो ये हमारे पास आता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप ही का एम्प्लॉय आपसे शेयर परचेज़ कर रहा है, सो डेफिनेटली आप अपने एम्प्लॉय को ओनरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आपके एम्प्लॉय को ओनरशिप मिलती है, so he knows that he has to show more devotion towards that organization because now he is also the owner of that organization। तो फिर वो और भी motivated होकर काम करता है और extra efforts put करता है, hard work show करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने इस कंपनी के शेयर्स भी परचेज़ कर लिए हैं at a low market prices। जो मार्केट प्राइसेस हैं उससे लो प्राइसेस पे उसने ये शेयर परचेज़ कर लिए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। सो इट इज़ वन ऑफ द टेक्निक और इट्स वन ऑफ द ट्रिक टू इंक्रीज़ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो आप ESOP मींस एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान को भी कंसिडर कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। अगर एम्प्लॉय एफर्ट्स शो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ जा रही है, तो वही ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को लो प्राइसेस पे शेयर्स या स्टॉक्स ऑफ़र कर सकती है और एम्प्लॉयज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फिर उसी इन्वेस्टमेंट को माइंड में रखते हुए वो मोटिवेटेड होकर काम करेंगे।
अब इवैल्यूएशन ऑफ वेरिएबल पे में आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा प्लान अडॉप्ट करना चाहिए, पीस रेट की तरफ जाना चाहिए या स्किल बेस्ड पे प्लान की तरफ जाना चाहिए या मेरिट बेस्ड की तरफ जाना चाहिए। ये डिपेंड करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, एज वेल एज इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ़ योर एम्प्लॉयज़ कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फ़ील करते हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी उनको फ़ील होती है। एंड अलॉन्ग विद दैट आपने देखना होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस डायमेंशन में जा रही है। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को गेन शेयरिंग हो रहा है, या आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप परफॉर्मर्स नज़र आ रहे हैं, तो आप मेरिट बेस्ड की तरफ भी जा सकते हैं। या लेट्स सपोज़ अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आप पीस रेट की तरफ भी जा सकते हैं कि जितना एम्प्लॉई जितना काम कर सकता है उसके हिसाब से उसको पे मिलेगी। या आप कुछ और स्किल बेस्ड की फॉर्म में कर रहे हैं कि आपको एक एम्प्लॉई नज़र आ रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल्स हैं, तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा पे प्लान इम्प्लीमेंट करना है। आप अपने एम्प्लॉयज़ की नेचर को देखेंगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर को देखेंगे, यू विल सी द सिस्टम, यू विल सी द एनवायरनमेंट, अराउंड द बेसिस ऑफ दैट यू विल डिसाइड दैट विच प्लान you should adopt and which plan you should implement. So basically this is the topic related to pay, that how pay can be used to motivate employees and in what ways you can decide to provide pay to your employees, what are the pay plans you can decide for your employees. Hopefully it would be clear to you students. Thank you very much.